आज हम प्लांट हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे और ये मैं दोनों एफएससी और बीएससी दोनों बुक से आपको इनका कंसेप्ट दूंगी, इनको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे जो मैंने स्लाइड्स में दिए हुए हैं, आपको सिंपल से पॉइंट्स दिए हैं, वो होपफुली आपके पास ही बुक्स अवेलेबल हैं, अब वहाँ से देख लेंगे इनको। तो बेसिक यानी यहाँ पे जो मकसद है मेरा वो आपको कंसेप्ट देना है इसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट हार्मोन्स होते क्या हैं। ये सब्सटेंसेस होते हैं या फिर इनको केमिकल्स भी कह सकते हैं, जिनका मेन फंक्शन होता है कि वो प्लांट के ग्रो और उनको रेस्पॉन्सेज में हेल्प करें, यानी प्लांट की ग्रोथ करते हैं। और उसको प्लांट के जो डिफरेंट रेस्पॉन्सेज होते हैं, जैसा कि रूटिंग्स हो गया या फिर डोरमेंसी हो गया, प्लांट की ग्रोथ हो गया, पार्थिनोकार्पिक रेस्पॉन्स, यानी डिफरेंट रेस्पॉन्सेज डिफरेंट हार्मोन्स शो करते हैं। आज जो सबसे पहला हार्मोन शो कर रहे हैं वो है ऑक्सिन का। ऑक्सिन का जो बेसिक फंक्शन है वो है पॉजिटिव रेस्पॉन्सेज में। हमारे पास जो है टोटल फाइव फाइव टाइप्स हैं, आई थिंक 5 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं। जो फर्स्ट 3 हार्मोन्स हैं वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स शो करते हैं। जो लास्ट 2 हैं उनका तकरीबन जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इफेक्ट होता है। जो पॉजिटिव रेस्पॉन्सेज हैं उनमें ऑक्सिन आ जाता है। ऑक्सिन का जो मेन फंक्शन है वो है स्टेम या फिर टिप की इलोंगेशन। सबसे पहला आप देख लें कि 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सिन्स होते हैं। नंबर 1 है नेचुरल ऑक्सिन, जिसको नेचुरली हमने ऑब्टेन किया है प्लांट में से, उसका नाम है इंडोल एस्टिक एसिड, जिसको IAA से शो करते हैं। द अदर वन आर सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब ये है कि जिनको आर्टिफिशियली लैब में सिंथेसाइज किया गया है। इसमें 4 आ जाते हैं हार्मोन्स, ऑक्सिन्स की टाइप्स आ जाती हैं, IBA, NAA, 2,4-D और पैरा क्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड। इनके जो फंक्शन है वो मैं आपको सेपरेटली भी बता देती हूँ। IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड है, NAA नेफ्थालीन एस्टिक एसिड है, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड है और पैरा क्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड है। कहा ये जाता है कि ये जो सिंथेटिक हार्मोन है ऑक्सिन के, ये मोर इफेक्टिव हैं देन द नेचुरल वन। रीजन ये बताई जाती है कि प्लांट के पास इनको ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से इनका जो इम्पैक्ट है या जो इफेक्टिवनेस है वो नेचुरल हार्मोन की निस्बत ज़्यादा होता है, यानी कि इंडोल एस्टिक एसिड की निस्बत ये ज़्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं। फंक्शंस की तरफ आते हैं। फंक्शन में है सबसे पहले फॉलिंग ऑफ मैच्योर फ्रूट लीव्स बट नॉट इमेच्योर। तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ये इमेच्योर को तो नहीं फॉल होने देता, चाहे वो लीव हो चाहे वो फ्रूट हो। लेकिन हम चाहते हैं कि मैच्योर फ्रूट को हमें खुद ना तोड़ना पड़े, हेक्टिक काम है, तो इसके लिए भी ये हेल्पफुल होते हैं खुद ब खुद, यानी इसी हार्मोन की अवेलेबिलिटी से फॉलिंग ऑफ मैच्योर फ्रूट या फिर लीव्स होता है। सेकंड इनका जो पर्पस है वो है सेल एनलार्जमेंट बिहाइंड द एपेक्स। तो इसके लिए एक यहाँ पे डिटेल में आपको समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है, जो आप इसको मैंने यहाँ पे शो नहीं किया, लेकिन आप इसको सुन लें कि ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो ऑक्सिन इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट ट्रॉपिक ट्रोपोज से निकला है। ट्रोपोज का मतलब होता है टर्न, यानी कि ऐसी मूवमेंट जिनमें प्लांट टर्न करके मूव करता है अपने किसी ऑर्गन को। वो ऑर्गन कोई भी हो सकता है, कोलेप्टाइल टिप हो सकती है, स्टेम हो सकता है, रूट हो सकता है। जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं या तो वो टूवर्ड स्टिमुलस होती हैं या फिर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होती हैं। और ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं बेसिकली अनइक्वल ग्रोथ की वजह से होती हैं, यानी एक साइड में ग्रोथ ज्यादा होगा प्लांट और दूसरी साइड पे ग्रोथ उसकी कम होगी। तो जब वो अनइक्वल ग्रो करेगा तो प्लांट के ऑर्गन्स ऑब्वियसली क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली वो मूव कर जाएंगे। इसमें 2 तरह की मूवमेंट्स आती हैं ट्रॉपिज्म में। एक है फोटोट्रॉपिज्म और सेकंड वन है जियोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें एक स्टेम को एक्सपोज किया गया था सनलाइट की तरफ। तो सनलाइट एक स्टिमुलस है और स्टेम को जब उसमें एक्सपोज किया गया तो देखा गया कि जो स्टेम है उसकी एक साइड लाइट की तरफ थी और जो उसकी अपोजिट साइड थी वो शेडेड साइड थी।
ऑक्सिन हमेशा टिप के ऊपर पैदा होता है, ऑक्सिन हार्मोन। तो ऑक्सिन हार्मोन मूव कर गया दोनों साइड की तरफ। जो 35% ऑफ ऑक्सिन था, यानी कि कम परसेंटेज, वो थी जो सनलाइट की तरफ टिप थी, यानी सनलाइट की तरफ। और जो डार्क शेड था या शेडेड साइड थी, उसकी तरफ 65% ऑक्सिन की परसेंटेज मूव कर गई थी टिप से। तो जहाँ पे ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वहाँ पे डेफिनेटली उसकी सेल की ग्रोथ ज़्यादा होगी। सेल की ग्रोथ ज़्यादा होगी तो 65% पे सेल एनलार्ज कर जाएंगे। जो ही सेल एनलार्ज कर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेंट कर जाएगा, यानी टिप उस तरफ बेंट कर जाएगी जहाँ पे ये टिप अपोजिट साइड पे बेंड करेगी। जहाँ पे ग्रोथ होगी उस साइड से अपोजिट साइड पे क्या करेगी, बेंट कर जाएगी टिप। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सनलाइट है उसकी इस तरफ पे ग्रोथ ज्यादा है, जो लाइट शेडेड साइड है, और जो ये सन वाली साइड है इस तरफ ग्रोथ कम है। तो इसी वजह से लाइट की तरफ बेंट कर गई है ये टिप। अच्छा, अगर हम इसी क्लिप्टाइल को, टिप को या सीडलिंग को हम हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दें, ये तो हमने वर्टिकली इसको प्लेस किया गया था। तो यहाँ पे यानी अगर हम जियोट्रॉपिक मूवमेंट देखना चाहते हैं टुवर्ड अर्थ या अवे फ्रॉम द अर्थ, तो उसमें कैसी मूवमेंट होगी? उसमें हम इसको फ्लैट रख देंगे। फ्लैट में एक जमीन की तरफ हो गए, एक साइड जमीन की तरफ होगी और जो दूसरी साइड होगी वो अवे फ्रॉम द जियो यानी अर्थ के अवे होगी। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन सेंटर में पैदा होगा तो वो भी अनइक्वली डिवाइड होगा दोनों तरफ से, यानी एक साइड जो है वो ज्यादा रिसीव करेगी ऑक्सीजन को, और जो दूसरी साइड है वो कम रिसीव करेगी। जो ऑक्सीजन को ज्यादा रिसीव करेगी वहां पे सेल की एनलार्जमेंट होगी, और एनलार्जमेंट के नतीजे में वहां पे ग्रोथ ज्यादा होगी। तो जो अपोजिट साइड होगी वहां पे टिप बेंट कर जाएगी। तो यहाँ पे ये देखा गया कि जो कोलेप्टाइल टिप थी उसके डाउनवर्ड में मोर ऑक्सीजन थी, यानी कि ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन डाउनवर्ड ज्यादा थी और अपर साइड पे कम थी। तो डेफिनेटली ये होगा कि डाउनवर्ड से मूवमेंट होगी, ग्रोथ होगी, कोलेप्टाइल किस तरफ मूव कर जाएगी? अपर साइड की तरफ मूव कर जाएगी। ये भी बिल्कुल सेम ही है, यहाँ पे जस्ट फर्क यही है कि यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया था, और इस जो पिक्चर में आपको दिखाया गया यहाँ पे हमने इसको वर्टिकली कोलेप्टाइल टिप का एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पे। नेक्स्ट हम इसके फंक्शन पे आ जाते हैं। ये तो था कि सेल इलोंगेशन है। सेल इलोंगेशन किस तरह से करती है? आप इसकी जो मेन यानी इंटरनल प्रोसेस है सेल इलोंगेशन का, वो ये है कि ऑक्सिन हार्मोन लूजनिंग ऑफ सेल वॉल काज करता है। सेल वॉल चूंकि एक हार्ड सब्सटेंस है, जब वो लूज हो जाएगी तो सेल की टर्जिडिटी बढ़ जाएगी, उसमें पानी ज्यादा एंटर हो जाएगा। पानी के एंटर होने से वैक्यूल बढ़ जाएगा। वैक्यूल का जो ही साइज इंक्रीज होगा तो सेल इलोंगेट हो जाएगा। ये उसकी रीजन है सेल इलोंगेशन की। उसके बाद है रूटिंग्स ऑफ कटिंग्स, यानी कि ये जो कटिंग हम कलमकारी करते हैं, जैसा कि गुलाब की हो गई या किसी भी प्लांट की हो गई, तो वो एक स्टेम होता है। स्टेम में हमारे पास कोई रूट्स नहीं होती, हम ऐसे ही उसको जमीन में ग्रो कर देते हैं। तो हमारा मकसद क्या होता है? हम ये चाहते हैं कि वो ग्रो कर जाए। वो तब तक ग्रो नहीं करेगा जब तक कि उसकी रूट्स नहीं निकलेंगी और वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रूटिंग्स में, यानी वो एडवेंटिशियस रूट्स उसी कटिंग की क्रिएट करके देगा, जब हम उसको ऑक्सीजन आर्टिफिशियली प्रोवाइड करें या फिर वो नेचुरली उसमें प्रोड्यूस हो। ये हो गया उसका रूटिंग्स के हवाले से। द अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है एपाइकल डोमिनेंस का। एक ऐसा प्रोसेस एपाइकल डोमिनेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो शूट की एपेक्स होती है वो इनहिबिट करती है द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड्स, यानी कि शूट चाहती है कि मैं ऊपर की तरफ ग्रो करूं, और वो ऑक्सीजन इनहिबिट करता है लेटरल यानी इधर उधर के जो बर्ड्स हैं या ब्रांचेस हैं उनको ग्रो नहीं होने देता। तो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन जो इकोनॉमिकली आजकल यूज हो रहा है, छोटे प्लांट्स को पैदा करना, उनको प्लांट्स को
क्या कहते हैं, मुझे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन जो छोटी कद के पौधे हैं वो इकोनॉमिकली बहुत ही आजकल सेल हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो उनको पैदा करने में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उससे ये किस तरह से होता है कि चूंकि ऑक्सिन एपाइकल डोमिनेंस काज करता है, इट मीन्स कि ये इलोंगेशन काज करता है। जब हम किसी प्लांट के स्टेम से या कोलेप्टाइल टिप से एपेक्स को काट देंगे, तो इसका मतलब अब वहां पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा। जब ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, लेटरल ब्रांचेस ग्रो होंगी, यानी कि अब एपाइकल डोमिनेंस तो खत्म हो गया उसमें। तो अब इधर उधर के ब्रांचेस और बर्ड्स ग्रो होने लग जाएंगे, यानी कि उसकी हाइट में इंक्रीज नहीं होगा, हाइट इंक्रीज नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, उसकी इधर उधर की ब्रांचेस ग्रो करेंगी। तो पौधा डेफिनेटली छोटी कद का ड्वार्फ पैदा होगा, और उसको हम जिस तरह भी चाहें सेल कर सकते हैं। आपने छोटे प्लांट देखे होंगे जिनके ऊपर एप्पल लगे हुए होते हैं, छोटी कद के ड्वार्फ प्लांट्स होते हैं, तो इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये है एपाइकल डोमिनेंस। और है सेक्स एक्सप्रेशन। सेक्स एक्सप्रेशन में ये फीमेल को बहुत सपोर्ट करता है ऑक्सिन, यानी कि ये ऐसे मोनोशियस प्लांट वो होते हैं जिनके ऊपर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स पैदा होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर मेल फ्लावर ज्यादा पैदा पैदा हो जाते हैं और फीमेल फ्लावर्स ज्यादा पैदा नहीं होते। तो ऐसे प्लांट्स में हम आर्टिफिशियली ऑक्सिन को इंड्यूस करते हैं। ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंट के बाद ही हुआ है। जब हम उनमें ऑक्सिन को डालेंगे तो होगा ये कि वो प्लांट इंक्रीज कर देगा फीमेल्स को, यानी फीमेल फ्लावर्स को। तो इस तरह से वो बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, जितने मेल फ्लावर्स रिक्वायर्ड हैं वो भी प्लांट प्रोड्यूस करेगा और फीमेल फ्लावर ज्यादा हो जाएंगे। इस तरह से वो सेक्स एक्सप्रेशन में बहुत ही हेल्पफुल है, यानी ये फेवर कर रहा है फीमेल फ्लावर्स को ऑक्सिन हार्मोन। ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद कर लेना है कि ये किसको ज्यादा फेवर करता है। जो नेक्स्ट स्टेप है इसका, वो है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोस का मतलब होता है वर्जन, कार्पिक का मतलब होता है पर्टेनिंग टू फ्रूट, यानी कि विदाउट पोलिनेशन, विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमेट्स होगा क्या, जो ओवरी है वो पककर फ्रूट बना देगी, राइप होकर फ्रूट बना देगी। नेचुरली भी ऐसा होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ऐसे फ्रूट्स हैं जो नेचुरली पार्थिनोकार्पिक होते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, बनाना हो गए, वो नेचुरली पार्थिनोकार्पिक होते हैं। विदाउट पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन वो फ्रूट बन जाते हैं। इसके पीछे बिहाइंड दिस रीजन क्या होती है कि एंडोस्पर्म होता है जो प्रोड्यूस करता है ऑक्सिन को, और वो ऑक्सिन क्या करते हैं, ओव्यूल को फ्रूट में कन्वर्ट कर देती है, यानी एंडोस्पर्म ही होता है जो फ्रूट राइपनिंग में हेल्पफुल होता है, जो बेसिकली ऑक्सिन क्रिएट करता है। अच्छा, एब्सिशन, एब्सिशन बेसिकली कहते हैं कि गिर जाना किसी चीज का, किसका, फॉलिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, या फिर फॉलिंग ऑफ फ्लावर्स को कहते हैं। क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा है कि ऑक्सिन का जो रोल है वो बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रोल है, तो वो गिरने नहीं देता किस चीज को, लीव्स को, फ्लावर्स को एंड फ्रूट्स को, यानी कि इनकी प्रिवेंशन होती है ऑक्सिन से। और कौन सा पॉइंट, स्कैंडी ग्रोथ। स्कैंडी ग्रोथ आपको पता है कि स्कैंडी ग्रोथ में दो किस्म के कैम्बियम होते हैं। कैम्बियम बेसिकली मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जिन्होंने सेकेंडरी ग्रोथ करनी होती है। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने विड्थ इंक्रीज करनी होती है प्लांट की। तो ये जो ऑक्सिन हार्मोन है वो कैम्बियम के सेल्स को क्रिएट करता है या प्रमोट करता है कि वो सेकेंडरी ग्रोथ करें। कैम्बियम के सेल कौन से होते हैं, बेसिकली वेस्कुलर कैम्बियम होता है और कॉर कैम्बियम होता है। तो इन दोनों में इसका बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा रोल है। नेक्स्ट एक चीज है जो है बेसिकली जब हम खेतों में मोनोकॉट्स, हमारे जो बेसिकली सीरियल्स हैं, फैमिली पोएसी से बिलोंग करते हैं या ग्रामिनाई से बिलोंग करते हैं, तो वो मोनोकॉट फैमिली है। मोनोकॉट फैमिली में यही वीट, मेज वगैरह ये सारे आ जाते हैं। जब हम इनको ग्रो करते हैं फील्ड्स में, तो हम ये देखते हैं कि साथ में वीड्स ग्रो कर जाती हैं, और वीड्स मोस्टली डाइकॉट होती हैं। हम ये चाहते हैं कि ये डाइकॉट ग्रो ना करें, हमारे जो मोनोकॉट हैं वो ग्रो करें। तो ऑक्सिन जो 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, इसका वीड किलर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि इन डाइकॉट वीड को खत्म कर देते हैं।
किल कर देते हैं और हमारी जो मोनोकॉट फसल होती है वो मेंटेन होती है, उसको कुछ नहीं होता। और इनहिबिट स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोज की स्प्राउटिंग को भी ये इनहिबिट करती है। इसके ऑलमोस्ट ये जो फंक्शन है वो हो गए हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं कि मैम एक बात करनी थी, वो बाबर साहब की तरफ है शोर काफी, तो वो बैठे हैं अपना हॉस्टल में। आप एक बार ना स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके ऑन करेंगी ना, तो उससे फिर बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। सर मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो मैंने बनाई है ना स्लाइड्स, ये सिंपल है, इसमें जस्ट पॉइंट्स लिखे हुए हैं और कुछ भी नहीं है डिटेल। ये तो आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे ये पॉइंट्स। वो मेन बात मकसद ये कर है रहा। कि इनके जी 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 मैम वो बात नहीं कर रहा, बाबर साहब का मुझे मैसेज आया है, कहते हैं कि भी मैम से कहें स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके दोबारा ऑन करें। वो बाबर साहब की तरफ है शोर, तो वो कहते भी इधर बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, ओके सर। ठीक है सर। हेलो। जी जी मैम ठीक है ठीक है। ठीक है, जी जी तो मैम ठीक है ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट हार्मोन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जिब्रेलिन। इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, क्योंकि ये हमें राइस फील्ड से मिला था। और इसके बारे में आपको बता देती हूँ, इसकी हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले ये है कल्चर्ड बाय द फंगस। एक फंगस है जिसको कहते हैं जिब्रेला। इसको डिस्कवर किया था कुरोसवा ने इन 1928 में। राइस फील्ड में, राइस प्लांट में इसको डिस्कवर किया गया था। एक फंगस है जिसको जिब्रेला कहते हैं। उसने एक ऐसा फैक्टर या फिर एक ऐसा केमिकल पैदा करने लग गई, ये फंगस पैदा करने लग गई, जिसने कोई अजीब किस्म की डिजीज पैदा कर दी। उस टाइम पे जो लोग थे वो समझते थे पता नहीं ये इस पौधे को हो क्या गया है, राइस को। इसको कहते थे कि वो बेकनी डिजीज। बेकनी का मतलब है फुलिश डिजीज। यानी वो डिजीज कैसी थी कि जो राइस प्लांट था जैसे वो नॉर्मली ग्रो करता है, इतना ज्यादा लॉन्ग नहीं होता है उसकी हाइट, वो बहुत ही ज्यादा इलोंगेशन शो करने लग गया राइस प्लांट। तो इसी की वजह से जो पहले यानी कि अगर वो 4 फुट उसकी लेंथ थी, तो 12 से 15 फुट वो हाइटेड हो गया या लंबा हो गया। तो इसी वजह से उसको क्या नाम दिया गया, फुलिश डिजीज का या फिर बेकनी डिजीज का। बाद में ये डिस्कवर हुआ कि ये बेसिकली एक हार्मोन है जो कि इस किस्म की क्या कह सकते हैं, ग्रोथ काज करता है या ग्रोथ करता है प्लांट की। ये एल्गी में भी पाया जाता है, फंजाई लिवर बर्ड्स, हायर प्लांट्स, यानी डिफरेंट किस्म के प्लांट्स में ये पाया जाता है। तकरीबन जिब्रेलिन की जो हार्मोन है उसकी 62 डिफरेंट टाइप्स अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं। और उनमें से उनके जो नाम दिए गए हैं वो GA2, GA का मतलब होता है जिब्रेलिक एसिड। GA1 से लेकर GA62 तक ये उनकी टाइप्स हैं। जो मोस्ट कॉमनली अकरिंग है वो GA3 है, जिसको हम अल्कोहल वगैरह में भी यूज करते हैं। ब्रूइंग 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 इंडस्ट्री वगैरह में हम इनको यूज करते हैं। ओके, इनके अब हम फंक्शंस पे आ जाते हैं। ये तो इसकी डिस्कवरी थी। जब फंक्शंस की बात करते हैं तो जो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज या फिर रोल प्ले करते हैं वो ये हैं कि तकरीबन जो जिब्रेलिन हार्मोन है वो फंक्शन सेम उसके फंक्शन है जैसा कि ऑक्सिन में हम देख रहे थे। यानी कि सीड की डोरमेंसी को ख़त्म करता है, ब्रेक द डोरमेंसी वो भी ऐसे ही करता था। सीड की जर्मिनेशन काज करता है। ऐसे सीड जो कि फेवरेबल कंडीशन में भी ग्रो ना करें या डोरमेंट रहें, तो उनकी डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए जिब्रेलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
सीड की जर्मिनेशन में कैसे रोल प्ले करता है, मैं आपको इसकी डिटेल समझाती हूँ। जब बैरले और वीट वगैरह के सीड पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो रिलीज करते हैं जिब्रेलिन हार्मोन को। जिब्रेलिन हार्मोन एम्ब्रियो में आ जाता है, एल्यूरोन सेल्स में आ जाता है जो कि बेसिकली प्रोटीन है। उसके बाद ये एंजाइम सिंथेसाइज करता है जिसको कहते हैं अल्फा एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एमाइलम स्टार्च से निकला है। इसका मतलब ये है कि उसमें स्टार्च को किस में कन्वर्ट करना है, शुगर में कन्वर्ट करना है। यानी कि हमने सीड की जर्मिनेशन करनी थी, जर्मिनेशन में हमने पानी के अब्जॉर्प्शन से इसी जिब्रेलिन की प्रोडक्शन से एक और एंजाइम की प्रोडक्शन जिसको एमाइलेज कहते हैं, उस प्रोडक्शन तक हम पहुंच गए हैं। इस प्रोडक्शन के बाद क्या होगा, स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी जो कि बेसिकली एमाइलेज का रोल है। जब शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसको जो बेबी एम्ब्रियो है वो यूटिलाइज कर लेगा और सीड जर्मिनेट कर जाएगा। ये तो थी सीड जर्मिनेशन जिसमें जिब्रेलिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेम की ग्रोथ। ये भी स्टेम की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रैपिड स्टेम इलोंगेशन करता है। इलोंगेशन आप इसी में ही देख लें कि जैसा कि बिकनी डिजीज उसने काज की थी इलोंगेशन करके, वैसे ही स्टेम की इलोंगेशन करता है। ऐसे प्लांट्स में जो जेनेटिकली ड्वार्फ्स होते हैं, ड्वार्फ का मतलब जेनेटिकली छोटे होते हैं, या रोजेट प्लांट यानी कि बहुत ही छोटे, इनके इधर उधर लीव्स होते हैं कि उनकी स्टेम की बिल्कुल लेंथ ही नहीं होती, या सेंटीमीटर्स में होती है या लेंथ होती ही नहीं है। तो ऐसा लगता है जैसे प्लांट में से सारे लीफ ही निकल रहे हैं। इनमें जो है वो क्या करता है, बेसिकली स्टेम इलोंगेशन करता है जिसको हम बोल्टिंग कहते हैं। बोल्टिंग क्या है, द रैपिड स्टेम इलोंगेशन ऑफ रोजेट प्लांट, यानी कि जो रोजेट प्लांट होते हैं जो ऐसे लगते हैं जैसे फूल की तरह हैं या लीफी हैं, वो फिर बाद में उनकी जो सेंटीमीटर में लेंथ थी, जब हम अप्लाई कर लेते हैं जिब्रेलिन को तो वो इलोंगेटेड हो जाते हैं और ये बोल्टिंग काज करते हैं। ये कैसे प्लांट्स में बोल्टिंग काज करते हैं, मोस्टली बाइनियल प्लांट्स हैं, कैरेट वगैरह हैं और रेडिश वगैरह हैं जिनमें ये बोल्टिंग काज करते हैं। और रोजेट डॉर्फ प्लांट्स होते क्या हैं, बेसिकली वो जेनेटिकली वो क्राउडेड लीव्स होते हैं। ऐसे प्लांट जो कि शॉर्ट स्टेम में हों और उनके लीव्स आपस में क्राउडेड हों, उनको हम रोजेट डॉर्फ प्लांट्स कहते हैं। रूटिंग्स ऑफ कटिंग वही सेम इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि किसका था, कॉमन है ऑक्सिन का और जिब्रेलिन का सेम ही फंक्शन है। रोजेट ऑफ कटिंग्स यानी उनमें रूटिंग्स ऑफ कटिंग यानी उनमें रूटिंग्स पैदा कर देते हैं। फ्लावरिंग इन प्लांट्स में फ्लावरिंग भी पैदा करते हैं। बर्नलाइजेशन काज करते हैं। हाँ, एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सिन एक जो इसका फंक्शन है वो उसके बिल्कुल मुखालिफ है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो मैंने आपको पहले ऑक्सिन का बताया कि वो लड़कियों को फेवर करता है, और जो जिब्रेलिन है वो लड़कों को फेवर करता है। लड़कों का मतलब क्या है, वो फीमेल फ्लावर्स की प्रोडक्शन में हेल्पफुल था। ये मेल फ्लावर्स ये फीमेल की प्रोडक्शन कम करता है और मेल फ्लावर्स की प्रोडक्शन को ज्यादा कर देता है। उन्हीं मोनोशियस प्लांट्स में, जैसे वो मोनोशियस प्लांट थे जिसमें हमें ये लगता है कि इनकी रेशियो अनइक्वल है या हमारा प्लांट अच्छा ग्रो नहीं करेगा, जहाँ पे ये ज्यादा है, फीमेल फ्लावर ज्यादा हैं, तो वहां पे हम यहाँ पे सेक्स एक्सप्रेशन में मेल फ्लावर्स की प्रोडक्शन ज्यादा कर देते हैं। फ्रूट सेटिंग क्या होता है, सेटिंग का मतलब ये है कि अब पॉलिनेशन तो हो गई। पॉलिनेशन के बाद जब फ्रूट बनने लगता है, यानी बनने लगना से मुराद अभी फ्रूट की सेटिंग हो रही है, नॉट फ्रूट राइपनिंग, दिस इज फ्रूट सेटिंग। फ्रूट की ग्रोथ आफ्टर द पॉलिनेशन इज कॉल्ड फ्रूट सेटिंग। तो इसमें भी जिब्रेलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रोल किस तरह से है, रिटेंशन ऑफ द ओवरी, जब वो ओवरी को रिटेन कर लेगा तो इसका मतलब फ्रूट सेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यानी जिब्रेलिन ओवरी को अपनी जगह पे रिटेन करता है ताकि वो अच्छे से फ्रूट को डेवलप करे। ये तो था जिब्रेलिन के बारे में। हाँ, एक और फंक्शन रह गया इसमें, ये है कि हाँ, इट मे बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द रेड लाइट। रेड लाइट हमें पता है कि ये फ्लावरिंग करती है लॉन्ग डे प्लांट में। जब हम रेड लाइट के बजाय जिब्रेलिन अप्लाई कर दें तो तब भी ये हमें लॉन्ग डे में फ्लावरिंग पैदा करके देगा। कौन सा हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन।
नेक्स्ट आ जाते हैं साइटोकाइनिन के ऊपर। साइटोकाइनिन का जो इसकी हिस्ट्री पे भी जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है साइटोकाइनिन का वो है सेल डिवीजन से। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन से है। इसकी प्रोडक्शन, इसकी डिस्कवरीज मुख्तलिफ जगह पे हुई हैं। हमने इसको कोकोनट मिल्क में भी देखा है, इसको फिश के स्पर्म में भी देखा है, इसको हमने मेज के ग्रेन में भी देखा है, यानी वहां पे भी इसकी डिस्कवरी हुई है। तो सबसे पहले कोकोनट मिल्क की बात कर लेते हैं। कोकोनट मिल्क में इसको एज अ डिवाइडिंग सब्सटेंस या फिर डिवाइडिंग फैक्टर के तौर पर देखा गया था। यानी कि ये चीज एक माइंड में रख ली गई थी कि कोकोनट मिल्क में कोई ऐसी चीज पाई जाती है डिवीजन काज करती है। उसके बाद इसकी डिस्कवरी हुई थी एनिमल्स में। एनिमल्स में कहाँ पे हुई थी? एंडोस एनिमल्स में हुई थी हेरिंग ऑफ द हेरिंग फिश। एक फिश है जिसके स्पर्म में से या डीएनए में से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया था, और उसके बाद इसको टोबैको पीथ के ऊपर अप्लाई किया गया था। ये देखा गया था कि ये क्या चीज है, क्या ये डिवीजन काज करती है, यानी कि इसकी डिवीजन के साथ ही इसका लिंक था। टोबैको की पीथ पीथ हमें पता है कि पैरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई होती है। पैरेन्काइमा सेल लिविंग सेल्स होते हैं। लिविंग सेल्स हमेशा डिवाइड होते हैं और ग्रो करते हैं। तो वहां पे हमने इसको अप्लाई करके देखा था, तो वहां पे डेफिनेटली सेल डिवीजन हुई थी। अच्छा, तो इसका जो नाम रखा गया था काइनेटिन, बेसिकली जब हमने इसको फिश के स्पर्म में से या डीएनए से एक्सट्रैक्ट किया था तो तब इसका नाम रखा गया था काइनेटिन। लेकिन जब इसको प्लांट्स में से, प्लांट कौन सा था? मेज प्लांट। मेज के ग्रेन में से जब इसको डिस्कवर किया गया था, लेथम ने 1963 में इसको एक्सट्रैक्ट, प्योरीफाइड एंड क्रिस्टलाइज किया था मेज के ग्रेन में से, तो उसने ये फाउंड किया था कि एक जो केमिकल है या जो फैक्टर है वो है जियाटिन। उसने इसको खुद ही जिया मेज से नाम दिया था, जी मेज से जियाटिन इसको नाम दिया था कि ये हार्मोन या केमिकल है जो कि सेल डिवीजन काज करता है। बाद में ये चीज प्रूव हुई थी कि ये जो काइनेटिन है बेसिकली, जिसको हमने एनिमल फिश स्पर्म से निकाला था, ये वही चीज है जो कि हमने प्लांट से निकाली थी। तो पिछली बार ये क्वेश्चन भी आया था पब्लिक सर्विस के एग्जाम में कि प्लांट में उस हार्मोन का क्या नाम है, वो है जियाटिन। यानी काइनेटिन एंड जियाटिन आर द सिमिलर एंड केमिकल स्ट्रक्चर, यानी उनकी केमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर है, तो एक ही चीज का नाम है। ये इसकी डिस्कवरी हो गई। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी फंक्शन के ऊपर। फंक्शन में वही सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका सेल डिवीजन है। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ये सेल डिवीजन कैसे काज करता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था वही टोबैको पिथ वाला, जिसको हमने एज अ सैंपल लिया था उनके सेल्स को। हमने एक कल्चर मीडियम ले लिया था जिसमें साल्ट्स, विटामिन, स्क्रोज, विट्रो हमने इनको यूज किया था। उसके बाद हमने सेपरेटली जो है इनको वर्ली एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें ऑक्सीजन को डाला गया था। तो ऑक्सीजन ने अकेले कोई यानी ग्रोथ नहीं की, स्लाइटली जस्ट जो टोबैको पिथ था, जो टोबैको पिथ के जो सेल्स थे वो जस्ट स्लाइटली एनलार्ज कर गए थे। उसके बाद उसकी कोई ग्रोथ या उसकी कोई डिवीजन नहीं हुई थी। आफ्टर दैट काइनेटिन इज एडेड। काइनेटिन वही जियाटिन है, उसको जब ऐड किया गया तो देखा गया कि उन्होंने अकेले कोई फंक्शन प्ले नहीं किया, यानी डिवीजन या कोई खास रेस्पॉन्सेस नहीं है। बाद में इन दोनों को जब कंबाइन कर दिया गया तो ना अकेले वो कोई रोल प्ले कर सकता था, ना अकेले वो कोई प्रॉपर ग्रोथ में रोल प्ले कर सकता था। जब दोनों को कंबाइन किया गया, काइनेटिन, ऑक्सिन एंड काइनेटिन को जब इकट्ठा किया गया तो देखा गया कि जो पिथ के सेल्स है वो डिवाइड करने लग गए बाय माइटोसिस, सेल डिवीजन से। और लंप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल जिनको हम कैलस कहते हैं, कैलस डेवलप होने लग गई और फाइनली वो किसके ऊपर पहुंच गई? मॉर्फोजेनेसिस के ऊपर पहुंच गई। कैलस किसको कहते हैं? लंप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। अभी सेल्स को पता नहीं है हमने क्या बनाना है। उसके बाद इसी मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फो का मतलब होता है शेप, शक्ल, जेनेसिस जनरेट करना, यानी वही अनडिफरेंशिएटेड सेल जब कोई ना कोई शेप डेवलप करते हैं या जनरेट करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसको हम मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। वो होती किससे है? कैलस से होती है, अनडिफरेंशिएटेड सेल से ही होती है। उसमें ये देखा गया था कि जब साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की रेशो हमने रखी 10:1,
वो हमें प्रोड्यूस करके देते थे कैलस। जब रेशो की गई डिक्रीज साइटोकाइनिन की, यानी अब यहाँ पे ऑक्सिन है 100 रेशो में और साइटोकाइनिन है 1 में, तो उस वक्त उसने हम कैलस ने हमें क्या पैदा करके दी, रूट्स पैदा करके दी। जब दोनों को इक्वल कर दिया गया 1:1 को, तो तब शूट के बर्ड्स पैदा होने लग गए। तो ये डिफरेंट किस्म की रेशोज थी, यानी कि रेशोज को चेक किया गया कि अगर ये कम कर दें, ये ज्यादा कर दें तो क्या पैदा होता है। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब ही यही है कि डिफरेंट शक्लों का पैदा होना, रूट्स का पैदा होना या कैलस का पैदा होना या बर्ड्स का पैदा होना, इस सारे प्रोसेस को मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। और ये दो जो हार्मोन्स हैं बेसिकली ऑक्सिन और ऑक्सिन और काइनेटिन, ये डिफरेंट रोल प्ले करते हैं डिफरेंट मॉर्फोजेनेसिस में। नेक्स्ट है हमारे पास लीफ सेनेसेंस या फिर इसको एजिंग कहते हैं, बुढ़ापा एक किस्म का आप इसको कंसीडर कर लें कि पत्तों का बूढ़ा हो जाना। बूढ़े कैसे होते हैं बेचारे, जब वो येलो हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, उनमें क्लोरोसिस हो जाती है। क्लोरोसिस का मतलब ये होता है कि जब उनका कलर उड़ जाता है। कलर कैसे उड़ता है, ग्रीन लीव्स होते हैं, फ्रेश होते हैं। जब उनमें डीएनए डिजनरेट हो जाता है, उनकी प्रोटीन खत्म होने लगती है, स्पेशली उनका क्लोरोफिल उड़ने लगता है, तो तब उनमें क्या हो जाती है, क्लोरोसिस हो जाती है। ये इसको डिले कर देते हैं, यानी बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए यूजफुल हैं कि पत्तों को पीला नहीं होने देते। सीनेसेंस को क्या कर देते हैं, एजिंग को डिले कर देते हैं, उनको जवान रखते हैं, उनको लीव्स को। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रोल इन एपिकल डोमिनेंस। हाँ, यहाँ पे ये जिद कर जाता है जो साइटोकाइनिन है, ये इसके मुखालिफ आ जाता है किसके, ऑक्सिन के, जो हमने पहला हार्मोन पढ़ा था। ये क्योंकि ये लेटरल इधर उधर के बर्ड्स को क्या करता है, प्रमोट करता है उनकी ग्रोथ को, तो इसी वजह से ये एंटागोनिस्टिक है ऑक्सिन के। आई थिंक यहाँ पे ऑक्सिन के सारे हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाँ, जो फर्स्ट 3 हार्मोन्स थे, मैंने आपको कहा है कि ऑलमोस्ट उनके जो फंक्शन है वो प्लांट के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस शो करते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट वाले हमारे पास 2 हार्मोन्स हैं, एब्सिसिक एसिड एंड इथीन, या इनको इथाइलिन, जो कि गैस हार्मोन है। इनकी थोड़ी सी डिफरेंट फंक्शंस हैं। जो एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड है, वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, नेगेटिव रोल प्ले करता है, उसकी जिंदगी में लिखा ही नेगेटिव है। तकरीबन जो रेस्पॉन्सेस शो करता है वो नेगेटिव में ही है। जस्ट इसका फायदा सिर्फ हमें इतना ही मिलता है कि ये जब हम हमारे हालात बहुत ही स्वेयर चल रहे हों, जैसे कि स्ट्रेस चल रहा हो या फिर वाटर लॉगिंग चल रही हो, तो उस वक्त ये हमारे कुछ ना कुछ काम आ जाते हैं। उस वक्त हमारे लिए एक पॉजिटिव रिस्पांस को शो करते हैं, क्योंकि उस टाइम हमें थोड़ी सी नेगेटिविटी की जरूरत होती है, हम अपनी ग्रोथ नहीं करना चाह रहे होते प्लांट्स। तो हम अभी एब्सिसिक एसिड के ऊपर ही आ जाते हैं। और इथीन का मैं आपको बता दूं कि ये पॉजिटिव भी रोल प्ले करता है और नेगेटिव भी, यानी ये दो कॉम्बिनेशन में आ जाता है। तो पहले देख लेते हैं एब्सिसिक एसिड को। इसकी जो डिस्कवरी है वो हुई थी 1961 में पीएफ वेरिंग इन यूके एंड एफटी एडिकॉट इन यूएसए में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। कहाँ से डिस्कवर किया था, लीव्स में से डिस्कवर किया था। किसके लीव्स थे भला, एसर सूडो प्लेटेनस, ये एक प्लांट था जिसके लीव्स में से इसको डिस्कवर किया गया था। और एक कॉटन है, कॉटन जो कपास है कॉमनली, उसके फ्रूट में से भी इसको डिस्कवर किया गया था। ये है इसकी डिस्कवरी। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन के ऊपर। ग्रोथ इनहिबिटर, सबसे पहले ना 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 मतलब ये ग्रोथ होने ही नहीं देता। रिवर्स है ऑक्सिन के, ऑक्सिन चाहता है कि आप ग्रो करो प्लांट को, लेकिन ये चाहता है कि आप ग्रो ना करो। तो ये इसका मतलब रिवर्स है किसके, ऑक्सिन के। तो क्योंकि ये ग्रोथ इनहिबिटर है, प्लांट की ग्रोथ, लीव स्टेम इनकी भी हो सकती है, फ्रूट्स की भी हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा, इसका रोल है रोल इन एपाइकल डोमिनेंस। एपाइकल डोमिनेंस में भी ये क्या करता है, मुखालफत करता है ऑक्सिन से, यानी कि एपिकल जो बर्ड होते हैं उनको डोरमेंट रख देता है, उनको ग्रो नहीं होने देता। रोल इन सीड डोरमेंसी, डोरमेंसी तो वैसे भी इसको अच्छी लगती है क्योंकि ये नहीं चाहता कि कोई ग्रो करे, लिहाजा उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। डोरमेंसी इन बर्ड, उसमें भी इसका रोल होता है। डोरमेंसी में इसका ज्यादा रोल है कि वो डोरमेंट रखता है।
हाँ, जहाँ पे ये हमारे काम आता है वो है बेसिकली ड्रॉट, वाटर स्ट्रेस, वाटर लॉगिंग वगैरह में, सैलिनिटी में, या जब हमारे पास पानी कम होता है उस टाइम में बहुत हेल्पफुल होता है। ड्रॉट में कैसे हेल्पफुल होता है? A large quantity of abscisic acid accumulates in the plant during drought or वाटर डेफिशिएंसी। पानी कम है, ये इकट्ठा हो जाता है प्लांट में एब्सिसिक एसिड। अब क्या करेगा, ये प्लांट के जो स्टोमेटा है उनको बंद कर देगा, क्योंकि पहले से हमारे पास पानी नहीं आ रहा, स्टोमेटा क्लोज हो गए हैं, तो पौधे ने पानी क्या कर लिए, स्टोर कर लिए हैं। जब पानी स्टोर हो जाएगा तो उसका हमें फायदा होगा स्ट्रेस के दौरान। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ एब्सिशन। ये क्या कहता है, हमेशा इसका नेगेटिव रोल होता है। ये कहता है गिर जाएं, क्या गिर जाएं, लीव्स गिर जाएं, फ्रूट गिर जाएं, या फिर फ्रूट गिर जाएं, लीव्स गिर जाएं, फ्लावर्स गिर जाएं। यानी कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो हम एब्सिशन के वे में पॉजिटिव लेते हैं कि ये उनको गिरा देता है, क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। हाँ, एक हमने जिब्रेलिन का फंक्शन पढ़ा था कि जब हम रेड लाइट के बजाय उसको यूज करते हैं तो वो रेड लाइट हेल्पफुल होती है लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग के। तो एब्सिसिक एसिड यहाँ पे उसको मुखालफत में लेके आता है, उसके मुखालिफ काम करता है। वो लॉन्ग डे को प्रमोट कर रहा था तो ये शॉर्ट को प्रमोट करेगा, इसलिए ये इनहिबिट करता है लॉन्ग डे में फ्लावरिंग, और फ्लावरिंग किस में प्रमोट करता है, शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। और ये हमारा एक लिहाज से अच्छा काम भी कर जाता है। ये वाला जो हार्मोन है वो कौन सा काम है, वो जैसे हमें ज्यादा लगानी पड़ती है एनर्जी, या फिर लार्ज टाइम स्पैन हमें यूज करना पड़ता है किसमें, पिकिंग ऑफ फ्रूट्स, जब हम फ्रूट तोड़ते हैं तो ये उनको चूंकि गिरा देता है तो हमारा टाइम भी बच जाता है और एनर्जी भी बच जाती है। लिहाजा इसलिए ये हमारे लिए कमर्शियली इसकी एप्लीकेशन है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट हार्मोन के ऊपर, जो है बेसिकली गैसियस हार्मोन। इसको कहते हैं इथीन या फिर इथाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको स्मोक में से, स्मोक धुएं में से इसको निकाला गया था, या फिर ये समझा जाता था कि पहले इतना कंसेप्ट नहीं था, तो ये समझा जाता था कि जो स्मोक है ये बहुत ही हेल्पफुल होता है राइपनिंग ऑफ बनाना में। अब स्मोक में ऐसा क्या है जो हेल्पफुल होता है बनाना में? स्मोक किस चीज से पैदा होता है? स्मोक भी तो एक गैस है, गैस भी तो प्लांट से पैदा होती है। तो बाद में इसकी जब डिस्कवरी हुई थी तो देखा गया था कि ये गैसियस हार्मोन है जो कि कलरलेस है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गैस है, पौधों से ही पैदा होता है, पौधों के लिए ही बेनिफिशियल होता है। कैसे बेनिफिशियल होता है? फ्रूट की राइपनिंग करता है, नॉट फ्रूट सेटिंग। जो ऑक्सिन था वो हमारी फ्रूट सेटिंग में हेल्पफुल था, फ्रूट के बनने में। ये जो हमारा प्लांट हार्मोन है ये है फ्रूट राइपनिंग में बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे आ जाते हैं। इसके मैंने आपसे कहा है कि दोनों किस्म के रेस्पॉन्सेस हैं, प्लस भी हैं माइनस भी हैं, तो ये इन बिटवीन है। जो इनहिबिटरी इफेक्ट हैं इसके वो दो हैं, एक है इनहिबिट द स्टेम ग्रोथ एंड रूट ग्रोथ, यानी स्टेम की और रूट की ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है, रोकता है, कम करता है। जो प्लस इसके पॉइंट है वो क्या करता है, डोरमेंसी को ब्रेक कर देता है, सीड को अलाउ करता है कि वो जर्मिनेट करे। और नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है प्रमोशन ऑफ द फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल, प्रमोट फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट की राइपनिंग में भी हेल्पफुल है और फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल में भी ये हेल्पफुल है। एक और इसका फ्रूट राइपनिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा लेकिन आप इसको जहन में रख लें, ये आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में हम देखते हैं कि एक ऐसे फ्रूट्स होते हैं, एक खास किस्म के फ्रूट्स होते हैं, एप्पल और बनानास, जिनको जब हम स्टोर करते हैं तो स्टोरिंग के दौरान वो क्या पैदा करते हैं, वो क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। ये एक प्लांट्स का रेस्पॉन्स है स्टोरेज के दौरान, यानी कि ये उनकी एक किस्म की स्टेज है जो कि क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन है, यानी कि क्लाइमैक्स एक किस्म का उनका क्रिटिकल स्टेज या क्रिटिकल उनका पॉइंट होता है जिसमें वो क्या करते हैं, वो करते हैं फ्रूट की राइपनिंग को। हमने कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा कि जो बनानाज हैं, एप्पल हैं, ये जब तोड़ के लाते हैं तो ये कच्चे होते हैं, ग्रीन होते हैं।
जब इनको स्टोर किया जाता है तो इनमें एक खास रेस्पिरेशन होती है, वो इंक्रीज होती है। उसी रेस्पिरेशन के इंक्रीज होने के दौरान इनकी राइपनिंग होती है। So it is the most important effect of the ethylene. The bananas and apple are kept in the storage. For ripening, the rate of respiration of the fruit increases. It is called climacteric respiration. Such fruits are called as climacteric fruits. इन fruits को इसलिए नाम भी इसी का दिया गया है कि ये critical situation में क्या करते हैं, grow करते हैं. The climacteric fruits release a large amount of ethylene. उसी respiration के दौरान आखिर ऐसा क्या हो रहा होता है कि वो फ्रूट राइप कर जाता है. वो प्रोसेस होता है बेसिकली रिलीज ऑफ ए हार्मोन. कौन सा हार्मोन? वही गैसियस हार्मोन है. कौन सा है? इथीन या फिर इथाइलिन है, जिससे वो स्टोरेज के दौरान ही राइपनिंग स्टार्ट कर देता है. एक केमिकल है कॉल्ड इथेरल इज अवेलेबल इन द लिक्विड फॉर्म. ये भी इसी में ही हेल्पफुल होता है. कैन बी स्प्रेड ऑन द प्लांट. इट एंटर्स द प्लांट एंड ब्रेक डाउन द एंड रिलीज द इथाइलिन. तो ये आज के जो हमारे 5 हार्मोन्स से प्लांट्स के हमने डिस्कस किए हैं. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा, कंसेप्ट मिल गया होगा, तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू. जी मैम, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लेक्चर दिया आपने और बहुत खुशी हुई। और जैसे बाबर साहब बता रहे थे कि लास्ट टाइम आप शॉर्ट लिस्ट हुई हैं, तो हमारी बहुत सारी दुआ है इंशाल्लाह इस बार भी आप लाजमी शॉर्ट लिस्ट होंगी, बल्कि फाइनल रिकमेंडेशन भी होगी, क्योंकि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लेक्चर और माशाल्लाह काफ़ी कुछ हमें भी सीखने को मिला। थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू सो मच सर. बहुत शुक्रिया. थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला. थैंक यू सर. जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. तो आई थिंक क्वेश्चन किसी का नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे से समझा दिया है. तो जो भी कंफ्यूजन थी सबकी आई होप क्लियर हो चुकी होगी. तो फिर भी अगर किसी जी सर. एक दो एमसीक्यूज थे वो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि लास्ट टाइम भी वो पूछे हुए थे, तो बुक जी निकाल सर, आप ऐड कर दें उसमें. जी जी, वो मुझे अचानक याद आया, मैंने कहा चलें ये डिस्कस कर लेते हैं प्लांट हार्मोन में जल्दी से बुक. हाँ जी, ये लास्ट टाइम भी पेपर में आया और एमसीक्यू 2 एमसीक्यूज यहाँ पर आ गए थे कि जिस तरह ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन के बारे में लिखा हुआ है कि रिले, हाँ एक सिनेसिस का पूछा हुआ होता है, ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन का, ठीक है, एक प्रोसेस है सिनेसिस का और दूसरा है इसमें अब्सिशन का. तो ये आपने देख लेना है खास तौर पे ऑक्सीजन का भी और दूसरा कि साइटोकाइनेन का भी, कि कौन सा हार्मोन है यहाँ पर, बल्कि ऑक्सीजन का जहाँ पे लिखा है डिले लीफ सिनेसिस इन फ्यू स्पीशीज, ठीक है. तो मेन रोल यहाँ पर ऑक्सीजन का नहीं है, सिनेसिस का. ये पूछा हुआ था, सिनेसिस का पूछा हुआ था लास्ट टाइम. तो ये आपने देख लेना है, कंफर्म कर लेना है कि यहाँ पे मेन रोल में से कौन से हार्मोन का है, ठीक है. इस तरीके से ऑब्सेशन का भी पूछा हुआ था कि मेन इसमें कौन सा हार्मोन है. ये 2018 वाले पेपर में ना आया हुआ था. तो आपने ना फंक्शन जो है, कुछ ऐसे फंक्शन हैं तमाम हार्मोन के वो कॉमन है, लेकिन कुछ है इनके यूनिक है. तो आपने जो उनके यूनिक फंक्शन है वो अच्छे से अलग से लिख लेने हैं, ताकि उनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका मिस ना हो. जी सर, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर. जी, और कोई क्वेश्चन है तो नहीं तो फिर कैसे हैं? वालेकुम सलाम. ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह. सर ठीक है सर. जी बिल्कुल ठीक. सर मेरा एक क्वेश्चन था. जैसा कि हम सब जानते हैं कि तो एब्सिसिक एसिड है, ये मोस्टली स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होता है. आप सुन रहे हैं मुझे सर? जी जी जी. तो एब्सिसिक एसिड है जो स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होता है,
इसके अलावा भी कोई ऐसा हार्मोन है या जो ये काम करता हो सोमैटाक्लोजिंग वगैरह में? इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जैसा कि सर ने पहले बताया है, कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिनका हाईलाइटेड क्या होता है कि ये इम्पोर्टेंट फंक्शन सिर्फ यही प्ले करते हैं। जो माइनर होते हैं वैसे तो सारे हार्मोन्स मिलके ही कोई ना कोई काम करते हैं, वो भी हमने देख लिया है कि ग्रोथ करते हैं या कुछ भी। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो इसका यही है, स्ट्रेस में एब्सिसिक एसिड का ही रोल होता है। मेटाक्लोयर में भी और स्ट्रेस में भी ये रिलीज होता है, तो ये प्लांट के लिए थोड़ा बेनिफिशियल होता है। यानी अगर एमसीक्यूज में आ जाता है तो इम्पोर्टेंट आप इसी पे ही टिक करेंगे। और मैम अगर ब्रेजिनोस्टेरॉइड अक्सर हमने पढ़े हैं कुछ क्लास नोट्स वगैरह में, उसके बारे में कुछ डाटा हो तो थोड़ा ओवरव्यू दे दें। सर ब्रेजिनोस्टेरॉइड मेरे जी सर मेरे पास डाटा तो नहीं है, मैं तो यही बेसिक कंसेप्ट हैं जो मैं आपको दे रही थी। जी सर, ब्रासिनोस्टेरॉइड का मेरे पास डाटा मौजूद है, मैं क्लास में जो है वो क्लास के बाद आपको शेयर कर देता हूँ। जी सर, थैंक यू मैडम। जी एनीवन एल्स? नहीं तो क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मैम आपका भी। बाबर साहब जी सर। मेरा एक और क्वेश्चन ये था कि जो जैसे हमने अभी मैडम ने जैसे डिफाइन किया कि जीटिन काइनेटिन वगैरह जो टाइप्स हैं साइटोकिनेसिस की और साइटोकिनिन की, सुनते हैं जी आप? सर। जी इस तरह का कोई टाइप्स हैं एब्सिसिक एसिड वगैरह के, वो काइंडली बता दें। अच्छा ठीक है सर, मैं आपको जो है ना ये सेंड कर देता हूँ टाइप्स भी एब्सिसिक एसिड की। बल्कि जी थैंक इसमें जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने हार्मोन्स को पढ़ना है ना तो ज़्यादा डिटेल में, सब तो नहीं, आपके लिए तो ख़ास तौर पर कहूँगा कि आप जो है टेज एंड ट्रिगर से जो है ना इसमें सारी टाइप्स दी हुई हैं, मैं आपको वो सेंड कर देता हूँ, आप उसमें से देख लीजिएगा। बस शाकिर है। साहब बाकी शाकिर साहब कोशिश करें बस ये एफएससी और बीएससी से ही आप हार्मोन कर लें। ये देखना जब आपके इनके फंक्शन है ना, जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दी कि जिस तरह सिनेसिस का रोल ऑक्सिन का भी लिखा हुआ है, ठीक है, साइटोकिनिन का भी लिखा हुआ है कि ये डिले करते हैं, लेकिन साथ ऑक्सिन का लिखा हुआ है कोई कुछ स्पीशीज में। तो लास्ट टाइम पेपर में पूछा हुआ था, ये ऑक्सिन करता है साइटोकिनिन करता है इसमें लीफ में सिनेसिस। तो इस तरह के फंक्शन जो थोड़े बहुत पॉइंट है ये पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो आप कोशिश करें एफएससी लेवल पे अच्छे से तैयार कर लें इसको बीएससी लेवल पे, इससे मेरा नहीं ख्याल इससे बाहर आपका कोई आएगा क्वेश्चन। बाकी रही बात ज्यादा डिटेल की, तो मेरा भी इरादा है कब इंशाल्लाह करेंगे वो, फिर इंशाल्लाह आपके इंटरव्यू के बाद। इंशाल्लाह सर, दुआ करें पहले पहुंचे इंटरव्यू तक। जी जी, वो इंटरव्यू में इंशाल्लाह आप लाजमी पहुंचेंगे, वो इंशाल्लाह कंफर्म है। बस सर, दुआ आपकी दुआ चाहिए। जी इंशाल्लाह। ठीक है जी, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं, तो बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो ग्रुप में पूछ लेंगे। ठीक है जी, सबका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।